हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये घड़ी दिखा रही है क्या? रात के 10 लग रहा है दिखा रही है, लेकिन इस समय मेरे रात के 11 बज रहे हैं, ठीक? और 11 बजे मैं इस रात में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप काफ़ी हार्ड वर्क करता हूँ मैं इन चीज़ों के लिए, आप थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे कमेंट बॉक्स में, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो आज हमारी क्लास थर्ड है कंप्यूटर की, ठीक? जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पीएस, एपीएस, आरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्जाम्स के। तो आज हम किसका पेपर लिए हैं? एआरओ का पेपर लिए हैं। एआरओ का पेपर हुआ था 2021 में, जो पेपर हुआ था उसको ले रहे हैं, ठीक है? और छः ये पेपर मतलब होते होते जब 6 जनवरी को लास्ट पेपर हुआ था, 6 जनवरी 2022 को, तो ये वो सेट है, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। तो मैं कहा आपको इतनी जानकारी दे दूं अगर आपको पेपर देखना हो तो, ठीक है? तो चलिए आइए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्या कैसे है, काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों को करने में, ठीक? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कीज विल एंड द स्लाइड शो? निम्नलिखित में से कौन सी की, मतलब यहाँ पे की का मतलब है कुंजी, स्लाइड शो को बंद कर देती है? तो इसका सही आंसर होगा ESC, को मैं escape बोलता हूँ, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए। देखिए स्लाइड शो होता क्या है, पहली बात तो आपको ये जाननी चाहिए, फिर आप बता पाएंगे भाई बंद करना क्या होता है, चालू करना क्या होता है। देखिए पावर पॉइंट होता है ना, MS एक्सेल होता है, MS वर्ड होता है, उसी तरह MS पावर पॉइंट होता है। यहाँ पे आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ठीक है? तो ये उसकी स्लाइड्स हो जाती हैं, एक स्लाइड है, ये दो स्लाइड है, ये तीन स्लाइड है, ये चार स्लाइड है। मैं आपको भी MS स्लाइड्स में, MS पावर पॉइंट में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो ये इसकी स्लाइड्स हैं चार, ठीक है? और मान लीजिए आप चार स्लाइड बना लिए, फिर आप प्ले कर देते हैं। यहाँ से प्ले करने वाला ऑप्शन है, आप जैसे ही प्ले करते हैं तो पहले एक स्लाइड दिखाएगा, फिर अपने आप दूसरी स्लाइड दिखाएगा, फिर तीसरी दिखाएगा, फिर चौथी दिखाएगा। इसी को कहते हैं स्लाइड शो, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा है, स्लाइड शो, ठीक है? बहुत नॉर्मल चीज़ है, जो लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ें हैं। तो स्लाइड शो, अब ये पूछ रहा है स्लाइड शो को खत्म करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? समय मान लो स्लाइड शो चल रहा है, आपको रोकना है तो आप ESC बटन दबाएंगे, ठीक है, जिसे एस्केप कहते हैं, ठीक? अगर आपको स्लाइड शो शुरू करना है तब आप क्या करेंगे? तब आप F5 दबाएंगे। F5 से स्लाइड शो शुरू होता है, एस्केप से स्लाइड शो खत्म होता है, ठीक? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो कुछ और शॉर्टकट कीज भी हैं साथ में जो रिलेटेड होती हैं स्लाइड शो से या पावर पॉइंट से। देखिए देखिए स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर आपको शुरू से स्लाइड शो शुरू करना है तो आप F5 दबाएंगे, ठीक? लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड पे हैं और वहीं से आप चाह रहे हैं स्लाइड शुरू शुरू हो जाए तो शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे, ठीक? मान लीजिए आप 3 नंबर की स्लाइड पे हैं, आप चाह रहे हैं कि 1 से शुरू ना होके 3 से ही शुरू हो जाए क्योंकि मैं 3 पे हूँ, तो आप शिफ्ट प्लस F5 दबा देंगे तो शुरू हो जाएगा 3 से, फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, ठीक? फिर एग्जिट द प्रेजेंटेशन मोड, अगर आप स्लाइड शो को खत्म करना है तो आप क्या दबाएंगे? एस्केप दबाएंगे, ठीक? तो ये चीजें हैं। कुछ और शॉर्टकट भी हैं, जैसे आपको पहली स्लाइड पे जाना है तो आप होम दबाएंगे। होम एक की होती है आपके कीबोर्ड में, आप दबाएंगे फर्स्ट स्लाइड पे चले आ जाएंगे। अगर आपको लास्ट स्लाइड पे जाना है तो इंड नामक की एक बटन होती है, उसको दबाएंगे तो आप लास्ट स्लाइड पे चले आ जाएंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे जाना है तो स्लाइड का नंबर और इंटर दबा देंगे, ठीक है? मान लीजिए आपको 3 नंबर पे आना है तो 3, फिर आप इंटर दबा देंगे तो आप उस स्लाइड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे, बाकी ये दोनों कुछ खास नहीं है। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्लाइड शो क्या है और इसके शॉर्टकट्स क्या हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है स्केप। स्केप से ESC से स्लाइड शो बंद होता है, F5 से स्लाइड शो शुरू होता है, ठीक? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि ए कंप्यूटर वायरस इज एन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, विच रेप्लिकेट्स बाय सर्टेन कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। एक कंप्यूटर वायरस एक, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स मतलब क्या है, जो अपनी प्रतिलिपियां निवेशित कर प्रतिकृत होता है।
हिंदी इसीलिए टफ हो जाती है। मैं पहले भी कहा हूँ कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए तो आप इंग्लिश में ही अटेम्प्ट कीजिएगा, हिंदी में बड़ी प्रॉब्लम होती है। या एक तरह से इंग्लिश को डिफरेंस जरूर लीजिएगा, पढ़िएगा जरूर इंग्लिश को, ठीक। तो कंप्यूटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस, हाँ बिल्कुल सही, एक सॉफ्टवेयर है। क्या एक मालवेयर है, हाँ ये भी एक मालवेयर है। क्या एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन तो नहीं है, ठीक है। क्या एक सिस्टम फाइल है, नहीं, एक सिस्टम फाइल भी नहीं है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है कि हाँ कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल सही। वो हार्डवेयर नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या एक मालवेयर होता है, हाँ एक मालवेयर होता है। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है कि वो एक मालवेयर होता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी दो कैटेगरी होती है कि मान लीजिए एक जनरल सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं मालवेयर, जो बुरे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हाँ भाई, वायरस क्या है, मालवेयर है, इसीलिए हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे क्या होगा, मालवेयर। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है, कंप्यूटर वायरस क्या है, एक मैलिशियस कोड है या प्रोग्राम है। मैलिशियस कोई मालवेयर भी कहते हैं, जो कि डिजाइन किया जाता है स्प्रेड होने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, मतलब जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए डिजाइन किया जाता है, और डैमेज करता है डाटा को आपके जो कंप्यूटर में है, और जो भी आपके कंप्यूटर और जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उनको। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि वायरस क्या होता है, ठीक है। वायरस का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो वायरस लिखा है ना, VIRUS, तो वायरस का फुल फॉर्म होता है। आगे मैं आपको स्लाइड्स में बता दूंगा कमिंग क्लासेस में, लेकिन आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल हाँ है। MS डॉस, ये बहुत शुरुआत में जो अर्लियर स्टार्टिंग फेजेस के ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो हाँ MS डॉस है। लाइनेक्स, हाँ ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। GML, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो पूछा क्या है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो GML एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बहुत तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में फेमस है वो है माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आपका XP आता है, फिर विंडोज 7 आया था, ठीक। विंडोज 8 आया, 10 आया, अब इस समय 11 और 12 मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के ही है। मैक ओएस, ये एप्पल जो अपने सिस्टम्स होती है उसमें मैक ओएस देती है। लाइनेक्स, ये नेट पे फ्री में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं, अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। एंड्रॉयड कौन नहीं जानता, हर एक मोबाइल में मिलता है। तो एंड्रॉयड किसका प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है। एंड्रॉयड लाइनेक्स पे ही बना है, ठीक। iOS, ये एप्पल के फोन्स में होता है। क्रोम ओएस, ये गूगल का है, ये भी लाइनेक्स से इंस्पायर्ड है, ठीक है। यूबंतु, यूबंतु ये भी लाइनेक्स से ही इंस्पायर्ड है। फिडोरा, ये भी लाइनेक्स से ही इंस्पायर्ड है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से। और MS डॉस, यहाँ पे बोला ना कि एक MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो MS डॉस ये है, ये शुरुआती में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो कमांड बेस हुआ करते थे। मतलब आपको वहां कुछ देखने को नहीं मिलता था, आप केवल कमांड दे सकते थे। आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, आप यहाँ कमांड लिखते थे कि इंटर दिस, ये दिस दिस, इस तरह आगे काम होता था, आपका डाटा सेव होता था, आप कॉपी करते थे। आपको कुछ देखने को नहीं मिलता था, कोई आपकी स्क्रीन पे आइकन नहीं होते थे कि यहाँ क्लिक कर दिया तो ये फोल्डर खुल गया, मैंने ये फाइल भेज दी, ये ले दी, इस पे ये काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता था। ये कमांड देना पड़ता था, तो फिर कंप्यूटर आपको रिप्लाई देता था, फिर कमांड देते थे, फिर रिप्लाई देता था, ऐसे ही चलता था। तो इसे MS डॉस कहते थे। ये बहुत शुरुआती दौर के ऑपरेटिंग सिस्टम से, अब ये यूज नहीं होते हैं, ठीक। तो चलिए, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि MS डॉस क्या है, ठीक है। साथ में एक और है, ये देखिए, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स और भी होते हैं, जैसे लाइनेक्स मैंने बताया है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनेक्स की तरह, MS डॉस और MS विंडोज, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, अर्थात फायरवॉल है ना, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? ये एक फिजिकल बाउंड्री है ऑफ नेटवर्क्स, नहीं। एक एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क का, नहीं बिल्कुल नहीं। अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, हाँ बिल्कुल सही। अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा, सी। अब देखिए होता क्या है फायरवॉल, जैसे ये इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट
बहुत मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स हैं बहुत सारे, यहाँ पे सारी साइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट की कि देखिए हमको, आपने यहाँ पे सिस्टम खोला, आपने कहा कि हमको गूगल पे जाना है, आपने रिक्वेस्ट की, यहाँ रिक्वेस्ट गई और यहाँ से दूसरी ओर से गूगल का डाटा आप में आ गया, आप उसे एक्सेस कर पाए, ठीक। अब आपने फिर से रिक्वेस्ट की कि कोई अनऑथोराइज्ड साइट है, कोई आपने साइट खोल ली, मान लीजिए बहुत सी गवर्नमेंट जो बैन करती हैं या बहुत सी डार्क वेब की साइट्स होती हैं, या गलत साइट है मान लीजिए कोई, ठीक है, आपने उसे रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे ये दे दो, वहां से वो डाटा चला, जब चलता है ना तो बीच में फायरवॉल से चेक होता है, फायरवॉल बीच में हमेशा आपको इंटरनेट टू डाटा को जो भी आता है उसको चेक करती है, और पाई कि नहीं ये जो डाटा आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, सिस्टम के लिए हार्मफुल है, तो वो रोक देती है, यहीं पे उस डाटा को आने नहीं देती। इसी को कहते हैं फायरवॉल। मतलब वॉल का काम क्या होता है अपने घर के चारों ओर, कि किसी भी जो भी हार्मफुल एनिमल्स हैं, लोग हैं, उनसे अपने घर को प्रोटेक्शन देना। उसी तरह फायर वॉल होती है जो कि किसी भी अनऑथराइज डाटा को सिस्टम में आने नहीं देती, कहाँ से, नेट से। ये होती है फायर वॉल। तो अ फायर वॉल इज अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक, सब तो बातें हैं, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइस, ठीक, जो कि आपके कंप्यूटर में कोई भी गलत डाटा को नहीं आने देता है, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होने देता। तो चलिए आपको फायरवॉल समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर सिस्टम में फायरवॉल प्री इंस्टॉल्ड होता है, पहले से होता है, कभी कभी लोग इसे ऑफ कर देते हैं, ठीक है? नहीं करना चाहिए, फायरवॉल आपके सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूआरएल स्टैंड्स फॉर, अर्थात यूआरएल का अर्थ है, यूआरएल का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सल नहीं, यूनिफॉर्म, हाँ यहाँ दोनों जगह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो आप देखिए, अब नेट पे जब जाते होंगे, आप अपना ब्राउज़र खोलते हैं, क्रोम, मोज़िला, या अपने मोबाइल पे कोई भी खोलते हैं, ठीक है, जो भी डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आपके पास है, उसमें आप एक एड्रेस डालने जाते हैं, या लिख देते हैं ना www.google.com या facebook.com, ठीक है, ये सब लिखते हैं। आप पूरा लिखते भी नहीं होंगे, अपने आप वो जैसे ही लिखते हैं फेसबुक, वो अपने आप ऑटो सजेस्ट करके अपने आप लिख देता है। तो वो जो पूरा लिखा जाता है ना, उसी को कहते हैं यूआरएल। ये पूरा एक एड्रेस होता है। एड्रेस क्या होता है? उस साइट का एड्रेस होता है। आप लिखते हैं, तब कंप्यूटर मतलब नेटवर्क से जाता है सर्वर पे, और वहां से वो डाटा आपके सिस्टम में आता है, ठीक, मतलब उस साइट का वो डाटा आपके सिस्टम में आता है, ठीक। तो यूआरएल क्या है? एक तरह से किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, आप डालेंगे तभी वो खुलेगा। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज अ यूनिक एड्रेस दैट पॉइंट्स टू अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। एक यूनिक एड्रेस होता है ये, एक ये क्या है? एक यूनिक एड्रेस है जो कि पॉइंट आउट करता है इंटरनेट पे किसी रिसोर्स को, ये होता है। तो जो यूआरएल होता है उसके कुछ हिस्से होते हैं। जो शुरुआती हिस्सा होता है एचटीटीपी, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। उसके बाद जो आप डालते हैं ना, उसे डोमेन नेम कहते हैं। और डोमेन नेम के बाद अगर आप जल्दी, डोमेन नेम ही हम डालते हैं, कभी कुछ एक्स्ट्रा जल्दी डालते हैं नहीं। बहुत ही रेयर केसेस होता है कि हमको कभी कभी एक्सटेंशन डालना पड़ जाता है, फ्लैश करके हम एक्सटेंशन डालते हैं, ठीक है। ये तीन हिस्से होते हैं, ये तीन हिस्से मिलके यूआरएल को क्रिएट करते हैं। पहला तो है प्रोटोकॉल, जो कि हमेशा क्या होता है? एचटीटीपी। अभी आगे आपको एक क्वेश्चन में मिलेगा एचटीटीपी। तो ये प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपी। फिर यहाँ डोमेन नेम का मतलब होता है उस साइट का पता, आप बताइए। फिर एक्सटेंशन की मतलब उस साइट में भी अगर किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है आपको, तो जनरली हम इसे यूज नहीं करते हैं, हम केवल यहीं तक लिखते हैं, और यही होता है यूआरएल, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। काफी मेहनत करके मैं इन चीजों को लेके आता हूँ। तो अगला है कि द एम आई सी आर सी स्टैंड्स फॉर। एम आई सी आर में सी का क्या अर्थ है? एम आई सी आर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सी का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर। बी विल बी द राइट आंसर। देखिए, ये देखिए, एम आई सी आर लिखा है, इसका फुल फॉर्म है ना मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो हम बैंक में जाते हैं, चेक्स जब हम लगाते हैं,
चेक बुक के जो चेक होते हैं ना, आप जब बैंक चेक के नीचे यहाँ पे चेक नंबर होता है और साथ में बगल में एक MICR नंबर होता है। ठीक, चेक में ही यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है? ये हर चेक बुक का यूनिक होता है और चेक्स पे लिखा आता है, ठीक है? इसी से आपके चेक की पहचान की जाती है। जब बैंकर्स आपके चेक को एक मशीन के अंदर डालते हैं और वो मशीन उसे चेक करती है कि हाँ, ये चेक बिल्कुल सही है कि नहीं। ऐसा भी नहीं कोई फर्जी कुछ चेक बना के लेके चला आया है। तो वो MICR नंबर से ही चेक होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन से ही चेक होता है, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी चेक की सिक्योरिटी के लिए। तो अब याद रखेंगे ना, MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि इस्तेमाल कहाँ होता है? चेक बुक्स में। क्यों? चेक की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए। कौन जानता है ऑथेंटिसिटी? कौन चेक करता है? बैंकर्स चेक करते हैं, ठीक है? कि कोई फर्जी फ्रॉड चेक बना के तो लेके नहीं चलाया आपने घर से ही। ये असली चेक होना चाहिए जो बैंक इशू करता है अपने कस्टमर्स को, ठीक है? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टू यूज फाइंड एंड रिप्लेस, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन MS वर्ड? MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस को प्रयुक्त करने के लिए कौन सी संयोजन की मतलब कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो फिर से ये हर आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन तो जरूर रहते हैं कीज से, कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी बताऊंगा और आपको याद कराऊंगा, ठीक है? तो जब इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो अगर आप केवल रिप्लेस को देखेंगे, रिप्लेस के लिए तो Ctrl+H होता है, ठीक? और फाइंड के लिए Ctrl+F होता है। तो आप सही आंसर किसे मारेंगे? फाइंड के लिए Ctrl+F होता है और रिप्लेस के लिए Ctrl+H होता है। अब आप कहेंगे किसे सही आंसर मारें? तो सही आंसर मारेंगे Ctrl+F को, क्योंकि जब आप Ctrl+F दबाते हैं तो जो फाइंड का मेन्यू आपके सामने खुलता है ना, उसमें साथ में रिप्लेस भी लगा रहता है। रिप्लेस वहीं पे ऑप्शन रहता है, ठीक है? तो इसीलिए ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है Ctrl+F, कि जैसे ही आपका फाइंड बार खुलेगा तो उसमें रिप्लेस का भी ऑप्शन पहले से रहता है। तो ये पूछा है टू यूज फाइंड एंड रिप्लेस, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज इन MS वर्ड? दैट इज Ctrl+F। ये अदर शॉर्टकट्स भी हैं, Ctrl+A सिलेक्ट ऑल, Ctrl+V बोल्ड, Ctrl+C कॉपी। कॉपी से रिलेटेड होता है कट, Ctrl+X जो कट होता है, कॉपी के जैसा ही होता है ये। फिर Ctrl+D, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, Ctrl+F फाइंड, ये पूछा गया ना। Ctrl+G गो टू, Ctrl+H रिप्लेस, केवल अगर रिप्लेस पूछा जाए आपसे तो Ctrl+H विल बी द राइट आंसर। Ctrl+I इटैलिक के लिए, Ctrl+K हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। Ctrl+N, N मतलब न्यू वर्कबुक खोलने के लिए, O मतलब ओपन करने के लिए, P Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, R इंपॉर्टेंट नहीं है। Ctrl+S सेव करने के लिए, T इंपॉर्टेंट नहीं है। Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+W इंपॉर्टेंट नहीं है। Ctrl+Y रिपीट करने के लिए, Ctrl+Z अंडू करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो MS वर्ड, एक्सेल या आपके सिस्टम में हर जगह एक ही जैसे यूज होते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एबिलिटी टू इजिली एड एडिशनल यूजर्स मीन्स दैट अ नेटवर्क इज, बड़ी आसानी से अतिरिक्त उपयोगकर्ता को जोड़ सकने का अर्थ है कि वह नेटवर्क है। यहाँ पे डॉट डॉट है, मतलब क्या है? सिक्योर है? नहीं 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 नहीं, सिक्योर तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई नेटवर्क सिक्योर होता है तो आप किसी भी नए यूजर को आसानी से ऐड नहीं कर सकते। तो पहले ये क्या होता था कि आज भी होता है कि क्लाइंट जो सर्वर नेटवर्क होता है ना, मान लीजिए बीच में सर्वर है कोई, ये जो नेट आप यूज करते हैं, और उससे ये अलग अलग सिस्टम जोड़े जा रहे हैं, ठीक है? तो ये आसानी से नहीं जुड़ते ये कि आप कुछ भी आया अचानक भी जुड़ गए, नहीं नहीं, आपको IP एड्रेस डालना पड़ता है, आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है, तब आप जाके सर्वर में एंट्री कर पाते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? एक सिक्योर नेटवर्क है। यहाँ पे आसानी से नहीं जुड़ा जा सकता, इजिली एक्सेसिबल नहीं होता। वहीं पे एक नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं P2P, मतलब पीयर टू पीयर, ठीक है? अपने आप सिस्टम्स आपस में जोड़ दिए जाते हैं, ये आपस में एक दूसरे से डाटा साझा करते रहते हैं। ये एक इजीली एक्सेसिबल नेटवर्क होता है, ठीक है? इसमें किसी भी नए यूजर को आप जोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है इसमें। आ, जो कॉलेज होते हैं, कॉलेज में जो बच्चे जब गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे सिस्टम से एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं, तो P2P ही के होते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट ही नेटवर्क्स होते हैं, वो सिक्योर नहीं होते, एक दूसरे से बस जोड़ दिए जाते हैं गेम प्ले करने के लिए, ठीक है? उनका कोई सर्वर नहीं होता, ठीक है? तो ये स्केलेबल नेटवर्क्स होते हैं, पहली बात तो ये, मतलब इनको बढ़ाया जा सकता है। ये पूछा जा रहा है द एबिलिटी टू इजिली ऐड एडिशनल यूजर्स
मीन्स दैट नेटवर्क इज, मतलब अगर किसी नेटवर्क में किसी नए यूजर को आसानी से ऐड कर लिया जा रहा है तो मतलब वो इस नेटवर्क कैसा है, स्केलेबल है, मतलब बढ़ाया जा सकता है। अ नेटवर्क कैन इजिली ऐड एडिशनल यूजर, इज एडॉप्टेबल एंड स्केलेबल। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा सर कि मैं आपको एक फिगर को थोड़ा इनलार्ज करके दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ी चीजें और क्लियर हो गई होंगी। ये होता है पी टू पी, ठीक, में सभी जो सिस्टम्स होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनमें सेफ्टी ज़्यादा नहीं होती है, कोई भी नया यूज़र ऐड हो सकता है यहाँ पे। वहीं जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, मतलब जो जनरली हम नेट यूज़ करने के लिए करते हैं, ठीक है, हम नेट से सर्वर से डाटा लेते हैं, ये सिक्योर नहीं होता, आपको कोई पासवर्ड ये और यूज़र नेम चाहिए होता है एक्सेस करने के लिए, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। मैंने पहले ही बताया था, एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहाँ पे है भैया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही, द राइट आंसर विल बी बी, ठीक। तो बताया था मैंने कि जब भी आप एड्रेस आगे इंटर करते हैं तो उससे पहले एचटीटीपी लगाते हैं, इसी को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। होता क्या है ये, अब देखिए समझा देता हूँ मैं आपको। ये एक सिस्टम है, ये सर्वर पे गया डाटा मतलब मांगने, सर्वर ने कहा ऐसे कैसे, कुछ नियम कानून है। तो कहा कौन से नियम कानून, कहा एक नियम कानून है जिसे हम क्या कहते हैं, एच टी टी पी, उसको फॉलो करके आओगे तभी हम देंगे। फिर सिस्टम क्या कहता है कि अब जो डाटा भेजता है वो उस नियम कानून के तहत भेजता है जिसे एच टी टी पी कहते हैं। तब सर्वर भी उसे जो डाटा देता है वो उसी नियम कानून के तहत देता है जिसे कहते हैं एच टी टी पी, ठीक है, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एच टी टी पी रिक्वेस्ट गई और एच टी टी पी रिप्लाई आया, ठीक है। तो ये कुछ नियम कानून होते हैं एचटीटीपी, मतलब डाटा ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, डाटा इस फॉर्म में होगा तभी एक्सेप्ट होगा सर्वर पे, और सर्वर भी रिप्लाई उसी तरीके से देगा, एचटीटीपी के फॉर्म में देगा, ठीक। और भी इस तरह के बहुत से प्रोटोकॉल है जिनका फुल फॉर्म मैं पिछली प्रीवियस क्लासेस में बताया हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिए, और मैं आगे ही बताऊंगा भी आपको। इन विच व्यू आर हेडर्स एंड फुटर विजिबल। जो पेजेस होते हैं ना, उनमें हेडर्स और फुटर होते हैं, ठीक है। जैसे एक पेज है मान लीजिए, में ऊपर हेडर होते हैं और फुटर्स होते हैं। तो हेडर में आप कोई ऊपर छोटी सी छोटी मोटी बात लिखना हो, बहुत पेज का मेन कंटेंट यही होता है, सारी पेज की बातें होती है। मान लीजिए ऊपर पेज नंबर देना है या कोई बात लिखनी है ओम नमः शिवाय वगैरह, या ये पेज नंबर, या फुटर होता है नीचे, फुटर में यहाँ पे भी नंबरिंग आपको अगर करनी हो तो यहाँ कर सकते हैं। तो हेडर फुटर एक मार्जिन की तरह छोड़ा जाता है। तो यही पूछ रहा है कि हेडर फुटर आपको कब दिखाई देते हैं, जब दो तरीके के लेआउट होते हैं, एक पेज लेआउट, एक प्रिंट लेआउट। बाकी ड्राफ्ट लेआउट, नॉर्मल लेआउट, ये कुछ होता ही नहीं। तो जो आपका पेज लेआउट होता है वो कुछ ऐसा होता है सिंपल, इसमें कोई हेडर या फुटर नहीं होता, ये सिंपल होता है। ये आप सिस्टम पे जब भी आप कुछ बनाते हैं तो बिना आपको हेडर फुटर के दिखाता है वो, ठीक। लेकिन जब आप कहते हैं कि चलो नहीं अब हो गया, हमने बना लिया अपना डॉक्यूमेंट, अब मान लो आपने डॉक्यूमेंट बनाया तो इसे पेज लेआउट कहेंगे, पेज लेआउट व्यू। अब आपने कहा हम चलो अब इसे प्रिंट करेंगे, तो जब प्रिंट करने जाएंगे तो अपने आप उस पर हेडर और फुटर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इसे प्रिंट लेआउट कहते हैं। यही तो पूछ रहा है कि प्रिंट हेडर और फुटर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, प्रिंट लेआउट में मिलते हैं। ये सब यूज करने पे आता है, ये सब पढ़ाया नहीं जा सकता, आप कितना भी कर लें सिस्टम यूज करने पे। और खासकर ऑफिशियली जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हमें भी चीजें पता चलती हैं, और इतनी सारी चीजें तो मुझे पहले भी नहीं पता थी जितना यूज करने पे पता चलने लगी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, इज अ स्मॉल पिक्चर ऑन स्क्रीन दैट डिपिक्ट्स प्रोग्राम फाइल और फोल्डर। स्क्रीन पर एक छोटा चित्र है जो प्रोग्राम फाइल या फोल्डर को चित्रित करता है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो वो होता है आइकन। मैंने इससे पहले ही बताया था, ये आपका कंप्यूटर जब आप खोलते हैं तो कंप्यूटर की जो विंडो होती है, स्क्रीन होती है, ठीक है, उस पे आपको बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स, फाइल्स, फोल्डर्स देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं को तो आइकन कहते हैं। ये भी एक आइकन है, आइकन है, सब क्या है, आइकन्स हैं छोटे छोटे, ठीक है। यही पूछ रहा है कि स्मॉल पिक्चर ऑन द स्क्रीन दैट डिपिक्ट्स प्रोग्राम फाइल और फोल्डर, ये जो इन्हीं को क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं।
आई होप आपको समझ में आएगा। हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी प्रीवियस आ भी चुका है, ये पेपर में हमने डिस्कस किया था आइकन वाला। तो विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो जिस समय ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उस समय तो फुगाकू था, उस समय फुगाकू था, तब 2021 में, ठीक। लेकिन आज फुगाकू नहीं है, आज दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो कि कहाँ पे है? यूएसए। एज ऑफ जून 2024 द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इज फ्रंटियर इन यूएसए। ये फ्रंटियर जून छोड़िए, मतलब अभी तक ही सबसे, अब कई लोग कहेंगे सर जून, अब तो इस समय नवंबर चल रहा है, नहीं नहीं, अभी भी फ्रंटियर है। अभी 25-26 तक भी मुझे लग रहा है फ्रंटियर ही रहेगा, ठीक है। तो आप ये याद रखें कि इस समय दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर। कहाँ का है? यूएसए का है, ठीक। यूएसए से डेवलप किया है। इससे पहले जो फुगाकू था ना यहाँ पे ऑप्शन बी में, ये जापान ने डेवलप किया था। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फ्रंटियर ही याद रखिए, ठीक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि HTML इज अ लैंग्वेज। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है कि क्या है? अल्फाबेट है HTML? नहीं। एक स्क्रिप्टिंग है? नहीं। कोडिंग है? नहीं। ये एक मार्कअप है? बिल्कुल सही। HTML एक कोडिंग भी नहीं बल्कि एक मार्कअप है। तो व्हाट इज HTML? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए नाम में ही मार्कअप है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है जो क्रिएट करती है वेब पेजेस को और वेब डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं वेब पेजेस का। HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। देखिए HTML कुछ ऐसे लिखी जाती है, जैसे यहाँ लिखा है ना HTML, फिर ये हेड हमने लगा देते हैं, इसके अंदर लिखते हैं, फिर ये बॉडी क्रिएट करते हैं, उसके अंदर लिखते हैं, ऐसे करते हैं, तब जाके कहीं एक वेब पेज क्रिएट होता है, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे तरीके आ गए हैं, लेकिन HTML आज भी सबसे रिलायबल तरीका है, मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका है एक वेब पेज को एकदम जीरो से क्रिएट करने का, ठीक है। HTML मुझे आती है क्योंकि मैंने पाइथन सीखी थी ना, मैं ओ लेवल किया था, तो मुझे पाइथन भी सीखनी पड़ी, तो उसी बहाने HTML भी आ गई। तो गूगल सर्च अलाउज यू टू सर्च बाय, गूगल सर्च या फिल इन ब्लैंक्स द्वारा आपको सर्च करने के लिए अनुमत करता है टेक्स्ट से। देखिए ये गूगल है, गूगल का मैंने इसको मैंने लेके आया भाई, ये थोड़ा सा गूगल में आप सर्च करने जाते हैं, ये तो आपको पता होगा, आप टेक्स्ट डाल के सर्च कर लेते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं और सर्च कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे दिया है ना माइक्रोफोन, आप वॉइस से भी सर्च कर सकते हैं, और ये दिया है ना आप फोटो से भी सर्च कर सकते हैं। तो वही ये पूछ रहा है कि आप किस किस तरीके से टेक्स्ट से भी सर्च कर सकते हैं, वॉइस से भी कर सकते हैं और इमेजेस से भी कर सकते हैं। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जहाँ पे 1 2 3 तीनों को है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल से तीनों से सर्च होता है। मोस्ट ऑफ द चीजें मतलब आप लोग करते होंगे टेक्स्ट से ही करते हैं, लेकिन तीनों ही तरीके से, टेक्स्ट, वॉइस और फोटोज, तीनों तरीके से आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कुछ। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क इज, कंप्यूटर नेटवर्क है कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स। हाँ बिल्कुल सही। कंप्यूटर नेटवर्क में भाई, कंप्यूटर नेटवर्क है तो उसमें कंप्यूटर तो होंगे ही होंगे, पहली बात। और नेटवर्क है भाई, तो उसमें कंपोनेंट्स भी होंगे, जैसे राउटर होगा, सर्वर होगा, वायर्स होंगे, यानी क्या क्या होगा। तो हाँ, इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर, ठीक। इंटरकनेक्टेड बाई कम्युनिकेशन चैनल्स, बिल्कुल सही। हाँ भाई, नेटवर्क है तो कनेक्टेड भी होंगे, किसके थ्रू? कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू। वाईफाई से हो सकते हैं, ब्लूटूथ से हो सकते हैं, वायर से हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। यूज टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, मतलब इनका यूज किया जाता है रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने के लिए, बिल्कुल हाँ किया जाता है भाई। कंप्यूटर का यूज ही यही है। सर्वर है, यहाँ पे कंप्यूटर है, तो क्यों जुड़े हुए हैं भाई? डाटा का लेन देन करने के लिए तो जुड़े हुए हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, ठीक। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, पहले ही बात कर दिया, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस मतलब क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए, दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड कैन शेयर रिसोर्सेज एंड डाटा। ऑप्शन थ्री मतलब डाटा और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, और ये तो आपका एक जनरल माइंड है कि हाँ वो इंटरकनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू, ठीक। अब देखिए ये सर एक राउटर है, मोबाइल से भी कनेक्टेड है, कंप्यूटर से भी कनेक्टेड है, टैबलेट से भी है, प्रिंटर से भी है और लैपटॉप से भी है, ठीक है। एक कंप्यूटर नेटवर्क ही है। इसमें देखिए हार्डवेयर आ रहे हैं, हार्डवेयर में क्या है? कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। और ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं, ठीक है।
और ये किस लिए कनेक्टेड है? डाटा और इन्फॉर्मेशन के शेयरिंग के लिए कनेक्टेड है, बस सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा ही समझा दिया एक छोटी सी बात को। व्हाट डज बीसीसी स्टैंड्स फॉर? बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? ये जब मेरे पास आया था ना इस क्वेश्चन को, तो मैं भी बस सोच के चकरा गया कि यार बीसीसी कहाँ होता है। फिर थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाया, देखा होगा तो हाँ, समझ में आ गया कि बीसीसी कहाँ, मतलब देखा हुआ था बट याद नहीं आया था, तब याद आया कि बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप मेल्स यूज करते हैं, जीमेल यूज करते ही होंगे, आजकल हर कोई यूज करता है। जीमेल पे अगर आपने मेल्स तो भरी, अगर आपने कभी भेजी हो किसी को, तो कुछ ऐसे भेजी जाती है। ये फिर से मैंने अपने जीमेल की प्रिंट आउट लगाई, मतलब स्क्रीनशॉट लिया है। सबसे ऊपर यहाँ पे होता है टू, जिसको आपको भेजना है, आप उसका लिख देते हैं, मान लीजिए मुझे भेजना है, तो आप मेरा जीमेल लिख देंगे, मान लीजिए ashutosh@gmail.com। ठीक। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कि आप आशुतोष को तो भेज रहे हैं, लेकिन आपको इसकी कार्बन कॉपी भेजनी है। किसको भेजनी है? मतलब आरडी सर को मान लीजिए भेजनी है, rd@gmail.com। फिर जितेंद्र सर को भेजनी है, तो जितेंद्र@gmail.com। ठीक है, ये हो गया। फिर एक होता है बीसीसी, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी यही चीज होती है, ये भी आप आरडी सर को भेज सकते हैं और जितेंद्र सर को भेज सकते हैं। सब्जेक्ट तो ये होता है कि भाई आप लेटर जो यहाँ लिखेंगे चीज, वो उसका सब्जेक्ट क्या है, या फिर आप सेंड कर देते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ कार्बन कॉपी और जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसमें एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि आप, जैसे आपने कार्बन कॉपी की, तो आरडी सर के पास भी जाएगी, जितेंद्र सर के पास भी जाएगी। ठीक। तो आरडी सर के पास जब पहुंचेगी ना, आरडी सर जो ओपन करेंगे, तो उन्हें ये दिखाएगा कि उन्हें किसकी साथ में ये किसको किसको भेजी गई है। मतलब आरडी सर जब ओपन करेंगे, तो उन्हें ये भी दिखाएगा कि आरडी सर को तो गई है, मतलब उन्हें गई है, जितेंद्र सर को गई है, और किसी को भेजा हो तो उसको गई है। ये सारी लिस्ट दिखाती है कार्बन कॉपी में। लेकिन जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, ब्लाइंड ब्लाइंड वाले में कुछ नहीं, आरडी सर को बस पता है कि उन्हीं को भेजी गई है, किसी दूसरे का नाम नहीं दिखाएगा। चाहे मैं 10 लोग को यहाँ भेज दूं, लेकिन आरडी सर को केवल आरडी सर की ही कॉपी दिखाएगा। आरडी सर को ये नहीं बताएगा कि जितेंद्र सर के पास भेजी गई है, किसी और के पास भेजी गई, सब नहीं बताता। तो यही अंतर होता है कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मुझे भी ये चीज नेट पे देखनी पड़ी थी, समझनी पड़ी, मैंने इसे पढ़ा समझा तब जाके आपके लिए लेके आया हूँ। थोड़ा सा मेहनत लग जाती है। आई होप कमेंट बॉक्स में आप इसे अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप ही के लिए फायदा है, हाई कोर्ट के एग्जाम्स के लिए। बाकी आप समझ लीजिए। तो सीसी इट्स स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, दैट the email addresses in the CC field are visible to everyone who receives the email। ये वही बात मैं जो कहा हूँ कि सीसी फील्ड में जिसका एड्रेस लिखा जाएगा, उन सभी को दिखाएगा कि किसको किसको कॉपी भेजी गई है। वही बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, द ईमेल एड्रेसेस इन बीसीसी फील्ड आर इनविजिबल, इनविजिबल है देखिए, टू एवरीवन, सबको, किसी को नहीं दिखाई देगा। हु रिसीव्स द ईमेल, जिसको भी ईमेल मिलेगी, एक्सेप्ट फॉर द सेंडर, सेंडर को छोड़ के। ठीक? तो चलिए, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सीसी या बीसीसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू की, क्वेश्चन मार्क। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू की का क्या प्रभाव होता है? यहाँ देखिए, सीधे कह रहा है कि कंट्रोल है, CTRL है, कंट्रोल है, उसके साथ आप इक्वल की दबाएंगे तो क्या होगा। ये प्लस का मतलब होता है कि अगर साथ में लगा दिया जाए, ऐसा नहीं कि कंट्रोल दबाया प्लस दबाया फिर इक्वल दबाया, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। यहाँ प्लस का बस मतलब ये होता है कि कंट्रोल के साथ हम इक्वल को दबा रहे हैं। ठीक है, ये एक अलग चीज है। ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो इसका प्रभाव मिलेगा, सबस्क्रिप्ट हो जाएगी चीज। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज होती है? सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दो अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए, मान लीजिए एक्स है, अब एक्स का मुझे स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट करना। ये जो ऊपर अंक लगा है ना, इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और वही एक्स है, अब एक्स के नीचे मुझे कोई नंबर लगाना है, तो इसको क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट जब आप किसी चीज को ऊपर लेके जाएं, सब स्क्रिप्ट जब किसी चीज को नीचे लेके आए। अब आप कहेंगे ये कहाँ यूज होता है? देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, आपने जरूर पढ़ा होगा। अब ये सब क्या है? ए के ऊपर जो टू लगा है, ये क्या है? सुपर स्क्रिप्ट तो है। ठीक, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये सी के ऊपर क्या लगा है? सुपर स्क्रिप्ट ही तो है।
फिर यहाँ पे देखिए H2O केमिकल फॉर्मूला होता है वाटर का H2O, ये क्या है? सबस्क्रिप्ट है। यहाँ पे जो केमिकल फॉर्मूला है क्या है? सबस्क्रिप्ट है। अब ये सब कैसे लिखा जाएगा सिस्टम में? तो इसके लिए भी शॉर्टकट्स दिए होते हैं और कीज बनी होती है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीनशॉट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जैसे एक्स है, इसके नीचे 2 लिखा है, तो ये बता रहा है कि ये सबस्क्रिप्ट है। और एक्स है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो क्या है? सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक, इनके लिए शॉर्टकट्स भी होते हैं। तो सबस्क्रिप्ट जो होता है उसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल और प्लस, मतलब कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे? इक्वल टू दबाएंगे। वहीं सुपरस्क्रिप्ट के साथ क्या होगा कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस दबाएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में ये पूछा था कि सबस्क्रिप्ट का क्या होगा, और आप सुपरस्क्रिप्ट का भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होते क्या है, इसलिए मैंने समझा दिया कि कल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, और इनके शॉर्टकट्स क्या होते हैं। सबस्क्रिप्ट का होता है कि कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू दबाना है, और सुपरस्क्रिप्ट का होता है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसका साइन। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, कि अ कुकी इज, एक कुकी क्या होती है? तो देखिए, वैसे फॉरेन में जो कुकी होती है ना, ये एक तरह का कुछ नहीं बिस्कुट ही होता है कुकी। आजकल आपको ओरियो के जो बिस्किट्स आते होंगे, या बोरबॉन के, जिनमें ऐसे चॉकलेट्स लगी होती है, कुछ नहीं, बस अंग्रेजी बिस्किट ही है। ठीक, तो इसी को कुकीज कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में कुकीज का मतलब कुछ और हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है स्टोर्स द पासवर्ड ऑफ द यूजर। नहीं, stores the information about the user's web activity, बिल्कुल सही। stores the command used by the user, नहीं। stores software developed by the user, नहीं। right answer will be B। B सही आंसर होगा। मैंने किताब देखी थी, उसमें उसने C आंसर मारा था, वो गलत है। the right answer will be B। क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर पे, आपका ब्राउजर है, मान लीजिए मोजिला है या क्रोम है, कोई भी है, उससे आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। आप गए वेबसाइट में, तो आपने कुछ चीजें सर्च की अपनी जरूरत के हिसाब से, कि ऐसा ऐसा है, ये चीजें हैं। तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपके ब्राउजर में कुछ डाटा स्टोर कर देती है, जिन्हें कुकीज कहते हैं। वो किस लिए करती है? कि बाद में वापस आप कभी उस साइट पर आएंगे, तो जैसे ही आप आएंगे, तो कुकीज जो कि आपके ब्राउजर में सेव हैं, सर्वर को पता चल जाएंगी, और सर्वर उस हिसाब से, जैसे आपको चीजें पसंद हैं, या आपने जैसे पिछली बार सर्च किया था, उस हिसाब से आपको कंटेंट दिखाना शुरू कर देगा। ऐसा है, मान लीजिए आप कुकीज सेव नहीं कर रहे हैं, आप जब भी एक, मान लीजिए किसी कंपनी की वेबसाइट है, आप गए जहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं, लगी हुई हैं, आपने एक दो इमेजेस पसंद की, फिर वापस चले आए, ये सेव नहीं है, फिर दोबारा खोलेंगे, फिर से आपको वही इमेजेस उसी तरह दिखाएंगी, फिर खोले, फिर उसी तरह दिखाई देंगी। लेकिन आपने मान लीजिए कुकीज सेव कर रहे हैं, कुकीज का ऑप्शन आपने ऑन रखा है कि हाँ भाई, कुकीज सेव होती रहे मेरे ब्राउजर में। तो क्या होगा, आप गए, आपने पहली आपको फोटो अच्छी लगी, बाकी सब फोटोज आपको नहीं अच्छी लगी। जब आप दोबारा एक्सेस करने जाएंगे, तो पहली फोटो तो रहेगी साथ में, पहली फोटो से रिलेटेड जितनी कुछ और फोटोज भी दिखाने लगेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, वो ब्राउजर या जो साइट होती है, वेबसाइट, आपके सर्चेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देती है, इजी कर देती है। ठीक है, कि आपको इधर उधर बहुत भटकना ना पड़े। तो आपके क्या करता है, एक तरीके से कुकीज क्या करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन यूजर की वेब एक्टिविटी को, कि यूजर नेट पे क्या क्या कर रहा है, यूजर को इजीनेस होती है उससे। ठीक है, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, कलर अंडरलाइन इंडिकेटेड ग्रामर एरर्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, या फिल इन द ब्लैंक्स, रंग की रेखांकन व्याकरण की त्रुटियों का संकेत देती है। देखिए, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, तो जब आप उसमें गलती करते होंगे ना, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप गलती करते हैं, तो वो अलग अलग कलर से शो करता है। ठीक है, तो अलग अलग कलर्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। ठीक, तो वही वो मीनिंग्स कह रहा है। अब जैसे देखिए, अगर कहीं पे ग्रीन कलर से ऐसे शो कर रहा है, देखिए ग्रीन कलर है ना, मैंने गलती से रेड पेन चला दी, हाँ ग्रीन कलर है ना, तो वो ग्रामेटिकल एरर शो करता है, कि यहाँ पे क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। और कहीं पे रेड कलर से अगर शो कर रहा है, तो स्पेलिंग एरर्स है। ठीक, और अगर ब्लू कलर से कर रहा है, तो क्या है, कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर है, मतलब आपने कंटेक्स्ट सही से नहीं लिखा है। ठीक है, उसे कंटेक्स्ट सही कर दीजिए।
ये तो यही पूछ रहा है कि अगर ग्रामर की एरर है तो किस कलर में आपको दिखाएगा। तो ग्रामर की एरर के लिए क्या होता है, ग्रीन कलर। आपको यही याद रखना है। दो ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, रेड और ग्रीन। रेड का मतलब होता है स्पेलिंग एरर है, ग्रीन का मतलब होता है ग्रामेटिकल एरर। ठीक, यही आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, बाकी कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, रेड और ग्रीन, रेड का मतलब स्पेलिंग एरर, बहुत आप फ्रिक्वेंटली देखते होंगे, और ग्रीन का मतलब होता है ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार नहीं है। वॉर्म, हाँ बिल्कुल है। कॉफी कप, ये कोई कंप्यूटर वायरस नहीं होता। मैक्रो, हाँ ये है। बूट सेक्टर, हाँ ये भी एक कंप्यूटर वायरस है। राइट ऑप्शन विल बी बी, ये कंप्यूटर वायरस नहीं है। बहुत तरीके के कंप्यूटर वायरस अवेलेबल है मार्केट में। ये अलग अलग कैटेगरी बटी हुई है कि ये कैटेगरी 1 2 3 4, फिर उनमें भी सब कैटेगरीज बटी हुई है। ठीक है, तो कुछ जो फेमस है वो मैंने यहाँ पे ला दिए, जैसे मालवेयर, वायरस को मालवेयर कहते हैं, ये वायरस भी आप नाम जानते होंगे। फिर एक वॉर्म आता है, वॉर्म अपने आप बार बार रिप्लिकेट, अपने आप को रिप्लिकेट करता है। फिर एक ट्रोजन आता है। फिर मालवेयरटाइजिंग एक आता है, रैट। ठीक, बैकडोर, रूटकिट होता है, स्पाईवेयर जो आप पे नजर रखता है आपके सिस्टम की एक्टिविटीज पे, की लॉगर की आपकी कौन कौन सी बटन दबा रहे हैं वो देखता है, तो आपका पासवर्ड चोरी कर लेता है। रैंसमवेयर जो आपको सिस्टम को लॉक कर देता है, फिर आपसे पैसा मांगता है सिस्टम खोलने का। एडवेयर जो चार्ट दिखाता है, आपको खूब ऐड दिखाता है। क्रिप्टो जैकिंग, फिर एक फिशिंग होती है, मतलब आपको गलत ईमेल भेजता है, कहता है कि आप पैसा जीत गए, आप क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। फिर एक वाइपर होता है जो आपके सिस्टम की फाइलों को क्या कर देता है, साफ कर देता है। तो ये सब अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है ना, हाँ वॉर्म भी एक तरीके का क्या है, एक वायरस है। मैक्रो भी एक वायरस है, बूट सेक्टर भी वायरस है। आप कहेंगे सर इनके नाम तो यहाँ है नहीं स्लाइड में। अरे बहुत तरीके के वायरसेस होते हैं। ठीक है, आपको कई बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लगा के रखी मैंने स्लाइड, ये उनके टाइप्स बांट के रखे हुए हैं। देखिए बूट सेक्टर, ये है ना, बूट सेक्टर भी है। फाइल डिलीटिंग है। ठीक है, फाइल डायरेक्टरी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से है वही मैं बता दूं। स्पेस फिलर है। ठीक है, मैक्रो है। देखिए, एक पॉलीमॉर्फिक होता है, रेट्रो एक होता है। ठीक है, टनलिंग एक होता है। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कहने के लिए बहुत सारे दुनिया में, क्या क्या पढ़ेंगे आप। जो बता दूं केवल वही देख लीजिए। ठीक है, उसी से आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। इसी तरह मैं आगे भी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं आपकी वो भी कवर करूंगा। ठीक है, और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इस प्रकार से मैं आशुतोष सिंह साइन ऑफ करता हूँ।